कोंकणी जो मूवमेंट या आंदोलन जो था ना, वो सिर्फ साहित्यिक आंदोलन या भाषिक आंदोलन न था। उनका विचार था, और वो कई परसेंटेज में सही भी है, कि कोंकणी ये राजकीय आंदोलन था। इसलिए कोंकणी द्वारा कोंकणी प्रांत की स्थापना करना, कोंकणी राज्य की स्थापना करना, कोंकणी इज द मोस्ट सेक्युलर मूवमेंट ऑफ दिस सॉइल। उनका मानना थी कि अगर हम मराठी कहते तो 30% ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी विल साइड असाइड, वो बाजू में पड़ सकती। और अब जब हम कोंकणी विचार लेकर वो आगे जाते हैं, तब कोंकणी या अपने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी लोगों को लेकर हम आगे जा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं हनुमान चोपड़ेकर जी, जो कोंकणी भाषा में काम करते हैं, भाषा और साहित्य को लेकर के। नाटक पर उनकी गहरी समझ है। हमें एक लेखक पर बात करनी है, और उस माध्यम से हमें ये भी बात करनी है कि गोवा के बारे में जो हमारी धारणा है, वो धारणा कैसी बनी है और क्या वास्तव में है। गोवा के बड़े कथाकार रहे हैं, जिन्हें ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी जैसा बड़ा सम्मान मिला है। उन्होंने गोवा के लिए ही नहीं, बल्कि भाषा के सवाल को कैसे देखना और समझना चाहिए, कैसे अपनी अस्मिता के साथ जोड़ करके देखना चाहिए, इन पर वो गहरी समझ रखते हैं। दौर है रविंद्र केरकर का, इसे आप कैसे देखते हैं आज के दौर में, खासतौर से जब हम 2024 में हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रविंद्र केरकर, जिन्हें हम कोंकणी के राइटर और फाइटर कहते हैं, वैसे देखा जाए तो रविंद्र केरकर से पहले जो एनलाइटमेंट हुआ, वो शनाई गोयबाब यानी कि वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकर, जो कि एक प्रांत है डिचोली, जिसे अब बिचोली में बोलते हैं, वहां से उभरे हुए वामन रघुनाथ वर्दे वालावलीकर, उनको एक दृष्टांत हुआ कि हम मराठी से अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी पहचान अलग है। और अस्मिता का ये जो दृष्टांत शनाई गोयबाब को हुआ, उन्होंने एकला चलो रे जैसे हम बोलते हैं, उसी तरह एक विचार दिया, एक थॉट दिया कि हमारी पहचान अलग है, संस्कृति अलग है। और उन्होंने जब गोवा पुर्तगाली रिजिम में था, उस वक्त मुंबई से अपना लेखन शुरू किया। उनका जन्म 1877 में हुआ था, शनाई गोयबाब का, और उन्होंने 1910 के बाद लिखना शुरू किया। पहले तो वो मराठी में लिखते थे, नाटक भी लिखा, कई सारे नाटक अनुवादित भी किए, ट्रांसलेशन भी किया। उसके बाद में उन्होंने अपना एक इस तरह का एक काम शुरू किया, जिसने कोंकणी अलग है मराठी से, और ये जो संघर्ष बहुत बड़ा चला। उस वक्त बहुत सारे जर्नल थे, उसमें लिखा करते थे लोग। उस वक्त तो रेडियो, टीवी, इंटरनेट और समाज माध्यम उस वक्त नहीं थे। और उसकी जो कोंकणी भाषेचे जैत नामक एक ग्रंथ है, उसमें उन्होंने किस तरह से पहले से वैदिक काल से कोंकण प्रदेश या कोंकणी जो कम्युनिटी है अलग है महाराष्ट्र से, उसका एक विचार रखा। उनको पढ़कर रविंद्र केरकर, उदय भेमरे, कुंडलिक नायक, बहुत सारे अन्य हमारे जो नेतागण हैं वो आगे बढ़े। और वैसे देखा जाए तो रविंद्र केरकर का जन्म 1925 में हुआ, 1925 में हुआ। और जब राम मनोहर लोहिया ने 18 जून 1946 को, जिसे हम 46 बोलते हैं, उस वक्त जब राम मनोहर लोहिया ने गोवा में आकर नागरिक स्वतंत्रता के विषय में यहाँ पर जागरूकता लाने की कोशिश की, क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि पुर्तगीज का कुछ इस तरह का कायदा था कि उन्होंने, अगर आपको एक मीटिंग लेनी है, कोई सभा लेनी है, अगर आपको शादी के लिए लोगों को बुलाना भी है, तो भी सेंसर था उनका परमिशन लेना पड़ता था, जिसे लोग कहते कि नागरिक स्वतंत्रता नहीं थी। तो राम मनोहर लोहिया, जैसे कि वो यहाँ पर अपने मित्र जुलिया मेनेजिस थे, उनके यहाँ वो छुट्टी बिताने के लिए आए थे।
उस वक्त उन्होंने देखा कि यहाँ का माहौल बहुत ही अलग है और लोगों को ये जो बेसिक्स जो फ्रीडम है वो नहीं मिल रहा है। इस हिसाब से उन्होंने एक बात रखी कि कल मैं, यानी कि 17 तारीख को ये बात हुई थी कि 18 तारीख को मैं मडगांव में एक सभा लूंगा, और ये जो माउथ पब्लिसिटी हुई ना, उस माउथ पब्लिसिटी से बहुत सारे अन्य जो उस वक्त के जो खास करके जो यंग लोग थे, रविंद्र केळकर भी, वो वहां पर इकट्ठा हुए। अगले दिन, पहले दिन जब चर्चा हुई थी तब भी वो वहां पर थे। बहुत सारी बातें वहां पर हुई, जैसे कि रविंद्र लिखते, प्रांतस्थ नाम का इनका एक आत्मचरित्र है, उसमें लिखते हैं कि एक हमारे फ्रीडम फाइटर ने बोला कि हमारे गोवा के लोग हैं ना पेज हैं। पेज मतलब पतला चावल, जो हम चावल बनाते हैं ना, जो उसका रस रहता है, जो पतला चावल पेज बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है पतला चावल क्या है। सो आप ऐसा नहीं कह सकते कि लोग पतला चावल है, लीडर पतला चावल है। सो आप अगर लीडर लोगों को समझा सकते हो तब मुझे लगता है कि ये बात बन जाएगी। और उसी दौरान एक बात हुई कि 18 तारीख को ये नागरिक स्वतंत्रता के विरुद्ध जो जंग है ना वो छेड़ दी जाएगी। और उस वक्त अन्य बहुत सारे, बाकी बात बोरकर रहे, रविंद्र केळकर रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा एक निहत्था आदमी, एक छोटा सा आदमी यहाँ आकर पुर्तगालीज के सामने ऐसा खड़ा रह सकता है, तो ये बात बन जाएगी। और उसने उसी टाइम से, उससे पहले भी वो जुड़े हुए थे बहुत सारे गठों से। उन्होंने बात रखी कि अपने आप को कि भैया चलो हम गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में काम करेंगे। और उसके बाद जब 19 दिसंबर 1961 में स्वतंत्रता मिली या मुक्ति मिली, गोवा को लिबरेशन जिसे बोलते हैं हम, उसके बाद में और एक अन्य आंदोलन छेड़ा गया कि गोवा जो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू महाराष्ट्र, और संस्कृति की बात की जाए तो बहुत ही नजदीक है गोवा के, तो महाराष्ट्र में गोवा का विलीन या विलीनीकरण हो या मर्ज हो, इस तरह का एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा गया। और उसी दौरान 16 जनवरी 1967 को 16 जनवरी 1967 में गोवा में एक ओपिनियन पोल हुआ, जो कि केंद्र सरकार ने एक ऑप्शन दिया हुआ था कि गोवा के लोगों को क्या चाहिए, वेदर टू मर्ज गोवा इनटू महाराष्ट्र और टू हैव इट एज ए यूनियन टेरिटरी विद इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसमें से और बाद में साहित्य अकादमी में कोंकणी का जो मान मिला कोंकणी को, और उसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज बनी कोंकणी। और खास करके व्हेन कोंकणी वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 20 अगस्त 1992, इस सारे आंदोलन में रविंद्र केळकर का योगदान बहुत ही बढ़िया रहा है। और जैसे बोला जा सकता है कि अगर रविंद्र केळकर का योगदान हम माइनस कर दिया तो ये जो आंदोलन है कोंकणी का, वो आंदोलन खड़ा ही नहीं रह सकता। जी, आप बता सकते हैं कि जब साहित्य अकादमी की मीटिंग हुई थी और उसमें कई बार ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, खास तौर से कोंकणी को एक भाषा का दर्जा मिलने को लेकर के, तो रविवार केळकर ने क्या ऐसा रणनीति बनाई या क्या कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हिंदी के बड़े आलोचक नामवर सिंह से लेकर के बाकी लोग सहमत हो गए और सब लोगों ने इस बात को माना कि ये कोंकणी के साथ एक लंबे समय से जो कुछ किया गया वो अच्छा नहीं था? क्या घटना हुई थी वो? उससे पहले मुझे लगता है कि साहित्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 में, उस दौरान तो सिर्फ 14 भारतीय भाषा और इंग्लिश मिलाकर 15 भाषाओं को मान्यता मिली थी उसके विकास के लिए, उसके संरक्षण के लिए साहित्य अकादमी काम कर रही थी। और जब ये बात हुई तब गोवा पुर्तगालीज रीजन में था। उसके बाद में 61 में जहां पर मुक्ति मिली गोवा को, उसके बाद में खास करके 1967 में जब ओपिनियन पोल हुआ और गोवा अलग लोगों ने एक मान्यता दी कि भैया चलो अलग अलग रहेगा गोवा, और विद इन द मार्जिन ऑफ 34,021 वोट्स वी कुड एबल टू सेव गोवा एज ए यूनियन टेरिटरी इन दैट टाइम। उसके बाद में जब साहित्य अकादमी का विचार आया तो रविंद्र केळकर इतने होशियार या जिसे हम कोंकणी में बुद्धिमान बोलते हैं आदमी थे कि उनको पता था कि किस तरह से कोंकणी का जो विषय है ना तो साहित्य अकादमी में लेना है, आगे राजभाषा बनानी है, उसके बाद में संविधान के 8वें शेड्यूल में उसको इंक्लूड करना है।
क्योंकि उसका जो ट्रेनिंग हुआ था ना, मैं कह सकता हूं कि काका साहेब कालेलकर जो कि मराठी और गुजरात के बहुत बड़े लेखक है, खास करके गुजरात के, और गुजरात में उन्होंने जो इस तरह की शिक्षा का एक क्रांति उन्होंने स्थापन की और क्रांति को एक बढ़ावा दिया गुजरात में, जिनको जंगम विद्यापीठ बोलते हैं गुजरात में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो केंद्र सरकार था उस वक्त का, नेहरू सरकार, उसमें वो एडवाइजर थे भाषा के लिए, संस्कृति के बारे में जब कोई भी मसला आता था तब ही वॉज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम। सो उनके छत्र छाया में रविंद्र केळकर का बहुत बड़ा जीवन का कालखंड गया हुआ है, क्योंकि जब वर्धा के आश्रम में रविंद्र केळकर वहां जाते हैं, वहां पर ग्रंथालय में वहां पर ग्रंथपाल के तौर पर वो काम करते हैं उस वक्त भी, और उससे पहले भी काका साहेब कालेलकर का एक जो प्रभाव है ना उनके जीवन पर, उनके विचार पर, उनके आइडियोलॉजी पर पड़ा हुआ था। तो काका साहेब कालेलकर का एक बहुत बड़ा अभ्यास था भाषाओं पर, भारतीय संस्कृति पर। तो उसी के कारण मुझे लगता है कि रविंद्र केळकर का एक विचार बना था कि भैया कि हमारा जो भाषा, हमारी संस्कृति, उसके बारे में कुछ करना चाहिए था। और उसने कोंकणी भाषा मंडल, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी, 62 में हुई थी, और उसके बैनर पर, और अखिल भारतीय कोंकणी परिषद जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी, वो भी एक बहुत बड़ा एक हिस्ट्री का विषय है, जो कि जब महागुजरात, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद, संस्कृति को लेकर एक संगठना बनी हुई थी, जिसमें संयुक्त महाराष्ट्र परिषद मराठी प्रांत के लिए डिमांड कर रहे थे। संयुक्त कर्नाटक, ये जो संगठना थी, कर्नाटक या कन्नड़ लोगों के लिए प्रांत की तैयारी कर रही थी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वी शुड हैव स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। इस तरह का जो विचार चल रहा था। तो रविंद्र केळकर ने अखिल भारतीय कोंकणी परिषद के अधिवेशन में, जो कि 62 में हुआ था, मडगांव में हुआ था, उसी वक्त भी जो वो एक स्वागताध्यक्ष थे और डॉक्टर मनोहर सरदेसाई उसके अध्यक्ष थे, वहां पर भी साहित्य अकादमी में कोंकणी जानी चाहिए, इस तरह का प्रस्ताव रखा था। और मुंबई में भी एक अधिवेशन हुआ था, वहां पर भी उन्होंने इसी तरह का विषय रखा था, क्योंकि उनको मालूम था कि भाषाओं को किस तरह से कहां पर एक मान्यता मिलनी चाहिए, कहां पर रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसका अध्ययन उसका था। और ये जो काका साहेब कालेलकर का जो प्रभाव था, उनका जो सहवास था, मुझे लगता है कि उसी के कारण उनका उस तरह से विचार बढ़ गया होगा। और 1975 में 26 फरवरी 1975 में साहित्य अकादमी में कोंकणी को मान्यता मिली, लेकिन उसका प्रोसीजर जो 1973 से शुरू होता है, क्योंकि साहित्य अकादमी में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी रहते हैं, जिसे हम कार्यकारी समिति बोलते हैं, और सर्वसाधारण सभा जो जनरल काउंसिल बोलते हैं। जब भी कोई बात आती है, किसी भी भाषा को रिकॉग्निशन देने की हो या किसी और भाषा के ऊपर काम करना हो, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जब भी डिसीजन लेती है, तब उनको फाइनल डिसीजन लेने से पहले जनरल काउंसिल में उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हुआ ये था कि जब एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो मान्यता मिली, तब जनरल काउंसिल के बहुत सारे भाषाओं के प्रतिनिधि रहते, जैसे कि मराठी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, जो भी उनसे पहले, कोंकणी से पहले जो भी भाषा साहित्य अकादमी की रिकॉग्निशन को प्राप्त की हुई थी, उन भाषाओं के प्रतिनिधि, 1-2 प्रतिनिधि रहते थे। वहां से एक इलेक्शन होता था कि किस तरह से भैया ये भाषाओं को मान्यता देनी है, उनको रिकॉग्निशन देने है। तब मराठी के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने मराठी कोंकणी को अपोज किया, कहने उनका ये मानना था कि कोंकणी ये डायलेक्ट है, बोली है मराठी की, और प्रमुख भाषा मराठी है। क्योंकि उसमें एक और भी बात जुड़ी हुई थी, क्योंकि ऑन 1 नवंबर 1956 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक भाषा रिकॉग्निशन, जो लैंग्वेज स्टेट रिकॉग्निशन का एक कमीशन का वो रिकमेंडेशन उन्होंने मान्य किया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक बिठाया था, और उन्होंने एक डिसीजन दिया था कि आगे जब भी किसी भी प्रांत को अगर राज्य बनाना है, तो उसके लिए भाषा जरूरी है, उनका कल्चर जरूरी है। सो उस हिसाब से संयुक्त महाराष्ट्र परिषद कोंकणी को बोली मानते हुए, मराठी को प्रमुख भाषा मानते हुए
कोंकणी प्रांत और खास करके गोवा जो 1961 में लिबरेट हुआ था उसको अपने आप महाराष्ट्र में वो उनका विलीन करना चाहते थे। ये बात भी थी और साहित्य अकादमी में एक चांस था, एक मौका था कि किस तरह से कोंकणी को स्वतंत्र भाषा मानी जाए, मान्यता मिल सकते। इसलिए उन्होंने जिस तरह का वो लॉबिंग किया ना, तारीफ के काबिल है, क्योंकि गोवा कोंकणी अकादमी उस वक्त नहीं थी, वो तो सरकार की थी। कोंकणी भाषा मंडल जो था यहाँ पर, उनके प्रतिनिधि थे बहुत सारे लोग, रविंद्र केळकर और डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाई थे उसमें, चंद्रकांत केणी थे उसमें। तो उस वक्त डॉक्टर जैक सिक्वेरा जो कि यूनाइटेड गोवन जो प्रतिपक्ष थे यहाँ के विधानसभा में, वो कोंकणी को समझते थे, कोंकणी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे, उनको साहित्य अकादमी ने कोंकणी का प्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन था, क्योंकि उसमें एक तरह से माइनॉरिटी कार्ड खेलने का एक प्रयास उन्होंने किया था। ये भी रविंद्र केळकर के दिमाग से निकला हुआ एक विचार था। और दूसरी बात, जब बहुत सारे प्रतिनिधि थे, जैसे कि मराठी के तो अपोज कर रहे थे, हिंदी के नामवर सिंह बहुत बड़े समीक्षक लेखक, काशीनाथ महाले जो कि गोवा के थे और वाइस चांसलर थे कई सारे विद्यापीठों में, उनको लेकर वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे जो भाषाओं के प्रतिनिधि थे उनको मिलकर, और बहुत सारे अन्य गोवन जो कि मुंबई दिल्ली में थे उनको लेकर वो अन्य प्रतिनिधियों को मिले। डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाई ने एक हिस्ट्री ऑफ कोंकणी लिटरेचर एक प्रबंध लिखा था, एक थीसिस टाइप लिखा था रिसर्च करके, वो उन लोगों को दे दिया गया, जैसे कि जिनको मालूम नहीं कोंकणी क्या है, मराठी क्या है, कोंकणी किस तरह से मराठी से अलग है, उनके पास जाकर ये जो कोंकणी का जो विचार था या कोंकणी का जो बाजू था वो उनको समझाने की कोशिश उस वक्त उन्होंने की। बहुत बड़ी बात यह है कि रविंद्र केळकर के साथ उदय भेंब्रे भी थे। साहित्य अकादमी के बाहर वो छोटे छोटे पुस्तिका या वो जो लेख था वो देकर वो कन्विंस करते रहे कि भैया देखिए ये हमारा विषय है, आप समझने की कोशिश किए। उसका परिणाम ये हुआ कि जब इलेक्शन हुआ फाइनल, क्योंकि जनरल काउंसिल में वो डिसीजन लेना पड़ता है कि कोंकणी को मान्यता देनी है या नहीं है, उस वक्त पहले से जो 2-3 बार उसका ये मीटिंग हुआ था, जिस तरह से कोंकणी को मेजोरिटी मिली थी, वो अंत में 26 फरवरी 1975 में जो 40:8 इस तरह का डिफरेंस, 48:8 इस तरह का डिफरेंस, यानी 40 मतों का 40 मतों का डिफरेंस मिला, क्योंकि 55 प्रतिनिधि उस वक्त जनरल काउंसिल में उपस्थित थे। और मुझे लगता है कि ये पूरा श्रेय रविंद्र केळकर का जो रणनीति था ना, उसकी कूटनीति थी, उसका लॉबिंग था, उसको देना चाहिए। और मुझे लगता है कि उसी तरह से साहित्य अकादमी की मान्यता इस तरह से कोंकणी को मिली हुई है, जिसमें ही प्लेड वेरी वाइटल रोल रविंद्र केळकर। रविंद्र केळकर को जब पढ़ते हैं, जो उनके बारे में चीजें आती हैं और खास तौर से हिंदी में आती हैं या इंग्लिश में आती हैं, उसमें कुछ ही बातें आती हैं, जैसे कि 1946 आता है, गोवा का मुक्ति संग्राम आता है, 1975 आता है, 1985 आता है, 1992 आता है, यानी ये सब कुछ संघर्ष के दिनों की ही कहानी आती है। ऐसे में जो साहित्य है वो गोवा में तो पता चलता है कि रविंद्र केळकर क्या साहित्य का क्या मायने है, लेकिन बाकी जो बाहर में जाती है वो साहित्य की कम दूसरी ज्यादा जाती है। इसे आप कैसे देखते हैं? Ravindra Keळकर was believing that he was a fighter, and this fighting spirit or ability makes me writer. इसलिए जिससे उनको कहा जाता है कि राइटर और फाइटर रविंद्र केळकर। और होता है कि लेखक जो सर्जनशील साहित्यिक है, वो साहित्यकार है, अगर प्रश्न उसके भाषा का ही होता है, पहले से अगर प्रश्न उपस्थित है उसकी भाषा का, तो वो सिर्फ साहित्य निर्मिति में अपना गुजारा नहीं कर सकता या साहित्य निर्मिति में आनंद नहीं ले सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि रविंद्र केळकर सिर्फ प्रतिभा संपन्न नहीं थे, वो प्रज्ञावंत भी थे। प्रतिभावंत ही नहीं थे कि प्रज्ञावंत भी थे। इसलिए सिर्फ साहित्य रचकर वो ज्ञानपीठ तक भी जा सकते थे, इस तरह की प्रतिभा उनकी थी। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी भाषा की तरफ उनका ध्यान था, किस तरह से अपनी भाषा को
कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देना चाहिए, इसकी समझ उनमें थी, इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने ये काम किया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्होंने अपने साहित्य को कॉर्नर में रखा या जैसे कोंकणी में बोलते आडनदर किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने लेखन को एक शस्त्र की तरह उपयोग करके अपना जो विचार है ना, तो जनमानस के पास पहुंचाने की बहुत बड़ा प्रयास उन्होंने किया था। जैसे कि कोंकणी का साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार भी उनको मिला है, जिसका नाम था हिमालयांत। Himalayant is the name of a travelogue written by Ravindra Kerekar, and he got a first Sahitya Akademi Award for Konkani. ट्रांसलेशन का भी उनका पहला ही पुरस्कार जो कोंकणी का तो उनको ही मिला है। और जैसे कि आप जानते हो, ज्ञानपीठ अवार्ड ही गॉट फॉर हिज ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर रिटन इन कोंकणी लैंग्वेज, बट इंडियन लिटरेचर के लिए दिया जाता है वो। तो और जो भी कुछ उसने लिखा कोंकणी के बारे में, कोंकणी की जो 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 विचार था उसके बारे में लिखा ही लिखा, लेकिन जो विचार उन्होंने दिया ना, वो पूरे भारतवर्ष को, मुझे लगता है अगर वो ट्रांसलेट होता है, उन्होंने तो वैसे गुजराती में भी लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है, पोर्तुगीज लैंग्वेज में भी लिखा है, मराठी में भी लिखा है, कोंकणी में भी लिखा है। लेकिन जिस तरह से स्वामी विवेकानंद रहा हो, रामकृष्ण परमहंस रहा हो, रविंद्रनाथ केहकर रहा, रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर रहा हो, तिरुवल्लुवर रहा हो, या कहीं भी, यानी हिंदी के, मराठी के, बंगाली के, द्रविडियन लैंग्वेज के जो भी महान लेखक है ना, उनका वाचन, उनका विचार, उनकी आइडियोलॉजी जो है ना, उसका डाइजेशन करते हुए उन्होंने अपना विचार रखने की कोशिश की। जैसे कि आप देखिए, महाभारत एक अनुसर्जन, 2 खंडों में उन्होंने लिखा कोंकणी में। वैसे देखा तो अनुवाद नहीं था वो, उन्होंने खुद रचना की, अध्ययन करके, स्टडी करके, और वो भी बोलते हैं अनुसर्जन। सो अपने, ये ट्रांसलेशन नहीं है, और अपना विचार भी उन्होंने रखने की कोशिश की है। वो अगर जिस तरह से उन्होंने उस महाभारत की रचना की ना, अगर देखा जाए तो अन्य भाषा की तुलना में कोंकणी का ये जो महाभारत है ना उन्होंने लिखा हुआ, वो किसी भी एंगल से कम नहीं लिखा, आप मान सकते, उसी तरह की रचना की है। जैसे और एक उनका एक पुस्तक है, बहुत सारे पुस्तक है, जैसे गोवा की सामाजिक व्यवस्था हो, गोवा की समस्या प्रश्न हो, उसके बारे में लिखा ही लिखा है, कोंकणी के बारे में लिखा ही लिखा है। लेकिन अगर आप, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मराठी की संत जो परंपरा थी, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत रामदास, उस परंपरा को गोवन लोगों ने एक्सेप्ट करके गोवा का जो सामाजिक और धार्मिक जो जीवन है ना, वो समृद्ध किया, इस तरह से माना जाता है। बात सही भी है, लेकिन उस बात पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, कसलो धीर आणि कसलो आधार, यानी किस तरह का धीर, यानी जो सपोर्ट या आधार संत परंपरा ने गोवन लोगों को दिया है, उसके लिए प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। और इसमें वो संत ज्ञानेश्वर जैसे महान रचनाकार को वो कटघरे में खड़ा करता है कि जिस वक्त अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारतवर्ष में एक हैदोस मचा रहा था, उस वक्त उसी वक्त ज्ञानेश्वर का भ्रमण होता है पूरे भारत में। और जब वो महाराष्ट्र में आता है तो वो देखता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो भी काम कर रहा है, वो भारतवर्ष के लिए बहुत कठिन काल आने वाला है आगे। तो इस वक्त हमारे लोगों को छोड़ो तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी लोगों को धीर देना चाहिए था। उसी वक्त ज्ञानेश्वर अब समाधि लेता है। एक इस तरह का विचार है, तो यानी कि संत परंपरा उन लोगों को ही धीर देने में, यानी सपोर्ट करने में अगर सक्षम नहीं है, तो किस तरह से कोंकणी लोगों को सक्षम कर सकती है। इस तरह का एक प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है। अगर जब वो शेक्सपियर को पढ़ते हैं, जो रविंद्र ठाकुर को पढ़ते हैं, और स्वामी विवेकानंद का जो विचार है ना, उस सारे विचार को वो पढ़कर, उसको डाइजेस्ट करके, वो अपना विचार रखते हुए पूरे भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य की भी कल्पना करते हैं। सिर्फ कोंकणी के बारे में वो नहीं सोचते, आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करते हैं। वो उनके बहुत सारे ग्रंथों में, उनके साहित्य निर्मिति में वो डैपिक हुआ है, वो दिखाई पड़ रहा है।
मैं जानना चाहता हूँ कि जो गोवा के लोगों को उन्होंने जागरूक करने का प्रयास किया, तो उसमें क्या क्या माध्यम उन्होंने अपनाए? साहित्य के माध्यम बनाया या और भी कुछ कार्यक्रम थे जो वो आयोजित करते थे? जैसे कि मैंने बोला कि 1961 में जब गोवा मुक्त हुआ, तब गोवा के सामने एक लैंग्वेज प्रॉब्लम का बहुत बड़ा एक विषय था। उसी लैंग्वेज प्रॉब्लम को कई सारे पॉलिटिकल पार्टी ने लैंग्वेज पॉलिटिक्स बनाया अपना, और उसी से अपना जो स्वार्थ वो साधने की कोशिश की। जैसे कि जो पहला जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष का जो सरकार था, दयानंद मांडुरकर जिसके मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पहले अधिवेशन में, जैसे कि 1963 में दिसंबर में इलेक्शन हुआ था, पहला इलेक्शन, और उसके 6 महीने पहले महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष नामक एक पक्ष स्थापन हुआ था, वो भी महाराष्ट्र के पुणे के एक सर्किट हाउस में, क्योंकि उसकी रचना भी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष थी, क्योंकि उनका इंटेंशन अलग था। ये तो जग जाहिर है, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्होंने पहले अधिवेशन में ही भाषा का विषय छेड़ा था कि किस भाषा में हम कन्वर्सेशन करेंगे असेंबली में। और यूनाइटेड गोवन पक्ष जो कि जैक्स विकेरा उसके लीडर थे प्रतिपक्ष के, वो और अन्य उनके जो मेंबर थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने कोंकणी का विषय छेड़ा। बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने बाद में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में सोचती। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली of the state or the union territory has to decide which will be their official language। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंट था ना, तो उन लोगों को पता था, और कई सारे वकील भी आमदार उनके सरकार में थे। लेकिन वो जो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष 17 साल गोवा में राज्य करता रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने भाषा को वो विषय जो है ना वो सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब 1967 की बात आती है कि गोवा मर्ज करना है, तो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष 65 में ही एक डिसीजन लेता है विधानसभा में कि कोंकणी ये बोली है, मराठी हमारी भाषा है, और इस विषय को लेकर वी आर टेकिंग अ रिजोल्यूशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दैट वी वांट टू मर्ज गोवा इनटू महाराष्ट्र। ये जो बात थी ना, वो बात रविंद्र केळकर जैसे स्वाभिमानी गोवेकर को अच्छी नहीं लगी। वो कैसे भी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। उसमें और कई लोग थे, जैसे कि कांग्रेस के लीडर थे पुरुषोत्तम काकोडकर, जिनका बहुत ही अच्छा रिलेशन कांग्रेस के उस वक्त के हाईकमान जो थे उनके पास था। और इस वक्त यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया असेंबली में कि मेजोरिटी थी उनकी कि हम मर्ज करना चाहते हैं, और उसको लेकर केंद्र सरकार के पास पुरुषोत्तम काकोडकर जो लीडर जिसके बारे में मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि इस तरह का डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकते। जो भी इलेक्शन हुआ था वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हुआ था, मर्जर का विषय उसमें नहीं था। अगर मर्जर करना है तो ओपिनियन पोल या रेफरेंडम जैसा विषय होना चाहिए, क्योंकि पहले रेफरेंडम शब्द आया हुआ था, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट में गोवा का विषय था, पुर्तगाल गए थे, और इस हिसाब से उन्होंने ओपिनियन पोल एक शब्द उसको पकड़ा। विद इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया वी आर गिविंग ऑप्शन टू द गोवन वेदर दे वांट टू मर्ज गोवा इनटू महाराष्ट्र और टू हैव गोवा एज ए यूनियन टेरिटरी, जो पहले थी। अभी 1961 के बाद रिजोल्यूशन पास हुआ था यूनियन टेरिटरी का। उस वक्त रविंद्र केळकर जैसे लीडर ने ये बात जनसामान्य के पास लेने की कोशिश की। एक ही महीने का एक प्रचार का पीरियड मिला था 1967 में, जनवरी 16 तक, यानी 66 में दिसंबर में पहले हफ्ते में लोकसभा और राज्यसभा में रिजोल्यूशन, ये अपना बिल पास हुआ था। ओपिनियन पोल का बिल होता है, क्योंकि कहीं भी कुछ ऐसा डिसीजन लेना है तो लोकसभा और राज्यसभा में उसका मेजोरिटी से डिसीजन लेना होता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विषय होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को दुरुस्ती करनी होती है, वो कलम बिठाना होता है, बिल पास करना होता है। तो 66 में दिसंबर के पहले 10 दिन में फॉर्मेलिटी होने के बाद दूसरे महीने में, यानी कि 67 के जनवरी में 16 तारीख को ओपिनियन पोल होना था। सो एक महीने का जो पीरियड था उसमें बहुत सारी बातें करनी थी, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस उन्होंने ये एग्जिट पोल निकाला हुआ था उसी दौरान, क्योंकि उस वक्त ये प्रचार चलते हुए इलेक्शन या ओपिनियन पोल का विषय डिक्लेयर होने के बाद अगर एग्जिट पोल करना है या नहीं करना, इस तरह का लॉ नहीं आया हुआ था। तो गोवा इंडियन एक्सप्रेस ने एक
डिसीजन दिया था कि एग्जिट पोल के द्वारा कि भैया अभी गोवा महाराष्ट्र में जा रहा है कि मेजोरिटी ऑफ हिंदूज आर देयर, बहुजन समाज बहुत बड़ा है और वो 70% है, अराउंड 30% तो क्रिश्चियन कम्युनिटी इज देयर एंड ऑन दैट बेसिस एंड उन्होंने जो भी कुछ मत गणना की थी एग्जिट पोल में उसको पकड़कर उन्होंने एक डिसीजन दिया हुआ था कि भैया एग्जिट पोल कह रहा है कि गोवा महाराष्ट्र में जा रहा था। तो वो जो रीजन टू फाइट फॉर द गोवन लीडर था ना, क्योंकि उनको एक रीजन मिला कि भैया अभी करना है, नहीं तो कभी भी नहीं करना है। उस वक्त रविंद्र केरकर या डॉक्टर जैक सिक्वेरा, उदय बेमरे, इस तरह के जो लीडर थे ना, उनकी रणनीति बहुत बढ़िया काम करती रही। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, एंटी मर्जर फ्रंट एक बना हुआ था, यानी कि कोई साहित्यिक है, कोई विचारवंत है, कोई संगठन वाले हैं, कोई राजकीय पक्ष है, हर कोई अपने आप से अपनी आइडियोलॉजी को, अपने विचार को लेकर काम कर रहा था। जैसे कि एंटी मर्जर फ्रंट को बनाने में या उनको नर्चर करने में रविंद्र केरकर का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें यूनाइटेड गोवन पक्ष और कांग्रेस, ये जो दोनों पक्षों को मिलाकर एंटी मर्जर फ्रंट बनाया हुआ था। बहुत सारे साहित्यिक थे, उनका एक गट काम कर रहा था। और एक बढ़िया काम चंद्रकांत केनी नामक हमारे एक पत्रकार और साहित्यिक नेता रहे हैं और राष्ट्रमत के संपादक भी रहे थे। उस वक्त गोवा में गोमंतक जो न्यूज़पेपर है ना, वो मराठी या मर्जर का विषय लेकर आगे जा रहा था। उसी के दौरान उसकी स्थापना हुई थी 62 में और 63 में जब ये विषय छिड़ा गया तो धीरे धीरे और एक मराठी पेपर की निर्मित यहाँ पर हुई, उसका नाम था राष्ट्रमत। अभी वो नहीं चल रहा है क्योंकि वो इसी इंटेंशन में जन्मा था कि गोवा के जो हिंदू लोग हैं उनको गोवा अलग रखने में क्या फायदा है, ये बात उनके तरफ या उनके पास पहुंचाने का एक बहुत बड़ा प्रयास राष्ट्रमत द्वारा किया हुआ था, जिसमें उदय बेमरे, रविंद्र केरकर का भी योगदान है। क्योंकि एक ऐसा देखा जाए तो उसको जो सामाजिक जो सेटअप था ना गोवा का, उस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी में थी और उनके जिस तरह का जो हिस्ट्री रहा है, तो पूरी तरह से हम कह सकते कि 100% ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी वर बिलीविंग दैट गोवा शुड हैव सेपरेट यूनियन टेरिटरी फॉर अपनी यूनियन टेरिटरी फॉर इट्स पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। और अभी बात ये रुकी हुई थी कि हिंदुओं को क्या लगता है, खास करके जो पढ़े लिखे जो हिंदू हैं उनको बात थी मालूम थी, उच्च वर्णीय थे उनको भी बात मालूम थी, लेकिन बहुजन समाज जो उस वक्त उतना शिक्षित नहीं था, अशिक्षित था, बहुत सारे विकास की बातें थे उनके सामने, और उनके सामने गोवा को सेपरेट रखने का जो विषय है ना, वो पहुंचाने का बहुत बड़ा काम जो है ना राष्ट्रमत ने किया है। और राष्ट्रमत के निर्मित में और या उसमें लेखन करना है, उसमें किस तरह से विचार रखना है, इसका जो मार्गदर्शन था ना, वो रविंद्र केरकर जैसे हमारे नेताओं ने किया है। और मुझे लगता है कि साहित्य, ये अपना ओपिनियन पोल के समय भी, साहित्य अकादमी के समय भी, और खास करके जो 555 डेज का एक गोवा का एक राजभाषा आंदोलन हुआ था, जिसके बारे में अन्य भारतीयों को उतना पता नहीं होगा, क्योंकि गोवा का जो स्वतंत्र होने के बाद, मुक्ति मिलने के बाद जो संघर्ष रहा ना, वो बहुत ही कठिन संघर्ष रहा है। हर संघर्ष में भाषा हैज प्लेड अ वेरी वाइटल रोल माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज साहित्य अकादमी तो हो गई, लेकिन 85, 86 और 87 में जिसकी शुरुआत हुई थी 29 जुलाई 1985 और उसका जो अंतिम दिन था वो था 4 फरवरी 1987। If you can just calculate all these days from 29 July 85 to 4 February 1987, it comes to 555 days। इसीलिए हम कहते हैं कि गोवा में एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसका एक पीरियड टोटल देखा जो 555 दिन वो आंदोलन चला था। और किस बात पर चला था? ये इस बात पर चला था कि गोवा, दमन एंड दीव एक साथ था। गोवा, दमन एंड दीव लेजिस्लेटिव असेंबली का जो ऑफिशियल लैंग्वेज का विषय मराठी होना चाहिए, विषय या मराठी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए या कोंकणी होनी चाहिए, सिर्फ इसी को लेकर। और ये जो दिख रहा है ना विषय कोंकणी भाषा और मराठी भाषा का संघर्ष, वो उतना ये नहीं है, इजी नहीं है, बहुत ही कठिन विषय है, क्योंकि उसका जो रूट्स है, उसके जो जड़े हैं वो बहुत ही नीचे गए हुए, उसमें हिस्ट्री में गए हैं, रिलीजियस में गए, जाति व्यवस्था में गए हुए थे, जिसका 1961 से उसका जो विषय है ना
वो मुझे लगता है संघर्ष में होता गया। और 555 डेज का हुआ ये था कि पहली बार लोकल जो पार्टी थे, प्रादेशिक पक्ष थे, उनको हराकर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पक्ष जो अपनी पार्टी थी ना, वो सत्ता पर आई थी। और उन्हें अपने प्रोपेगेंडा में, अपने जाहिरनामा में लिखा हुआ था और जाहिर भी किया हुआ था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम कोंकणी को राज्य भाषा करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। और उनका ध्यान, उनका पॉलिटिकल मोटोस, उसके बारे में मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन हुआ ये कि आफ्टर अचीविंग द पावर दे कुड नॉट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, और उन्होंने जो भी उन्होंने जाहिरनामे में बताया था वो नहीं किया। उसके बाद में 85 में, ये जो 29 जुलाई में बोल रहा हूं, उससे पहले 10 दिन पहले रेनी सीजन का जो अधिवेशन रहता है, उस अधिवेशन में कोंकणी का एक बिल आता है। एक गोवा कांग्रेस के एक एमएलए रहे हैं उस वक्त, वो बाद में सीएम भी रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन उस गोवा कांग्रेस के एक ही प्रतिनिधि आए थे। उन्होंने कोंकणी ऑफिशियल लैंग्वेज का एक बिल लाया हुआ था, जिसको उस वक्त के सीएम प्रताप सिंह राणे और अन्य लोगों ने ठुकराया हुआ था। चर्चा के लिए भी उसका इस्तेमाल नहीं किया था। उसको लेकर ये कोंकणी सेंटिमेंट का अपमान है, कोंकणी लोगों का अपमान है, कोंकणी कम्युनिटी का अपमान है। इस तरह का विचार जनसामान्य में जाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा। और उसका उस वक्त जो अपोजिशन पार्टी थी, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, उसके 8 एमएलए थे, वो तो मराठी के लिए काम कर रहे थे, और यहाँ पर अन्य जो गण थे वो कोंकणी मांगते थे। और उसमें भी कांग्रेस के बहुत सारे हिंदू बहुल मतदार संघ के जो आमदार चुने हुए थे ना, उनका भी विषय अलग था, क्योंकि कोंकणी या मराठी ये जो विषय है ना, वो और कई सारे अन्य विषयों में मिक्स हुआ है। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के अभी भी एक विषय छिड़ा हुआ है, उसका ये मतलब ये है, उसका रूट ये है, उसका एक इंटरनल आयाम उसका ये है कि गोवा के हिंदू समाज में मराठी परंपरा सदियों से चलती आ रही है, और मराठी भाषा अपनी सांस्कृतिक भाषा के तौर पर इस बहुजन समाज ने अपनाई हुई थी। सो जब भी ये आंदोलन हुआ ना 555 में, जिसमें कोंकणी प्रजेचो आवाज, KPA, कोंकणी प्रजेचो आवाज, ये कोंकणी के लिए संगठना बनी थी। उनके नीचे बहुत सारे राजकीय पक्ष, संगठना, विचारवंत, ऐसे पत्रकार बहुत सारे काम कर रहे थे। और प्रतिपक्ष में मराठी भाषा संस्कृति को संरक्षण देने के लिए जो संगठना बनी थी, उसका नाम था मराप्रस, मराठी राज्य भाषा प्रस्थापन समिति। वहां भी बहुत सारे राजकीय पक्ष, बहुत सारे विचारवंत, बहुत सारे साहित्यकार जुड़े हुए थे। और दोनों गट में ये संघर्ष बना रहा 555 दिन। और उसका अंत है होता रहा कि फ्लावियन वाद, जो कि कोंकणी समर्थक थे, जो मडगांव में जो आंदोलन छिड़ा हुआ था 86 के दिसंबर के एंड में, अंत सप्ताह में, तब वो फायरिंग में लॉ एंड ऑर्डर बिठाने की कोशिश हो रही थी। और गुजरात बटालियन से यहाँ पर पुलिस पर्सनल लाए हुए थे। तो उनके द्वारा जो फायरिंग हुई, उसमें से पहला जो कोंकणी आंदोलन में अपना मार्टर्स जिसे बोलते हैं, जिन्हें अपनी जान दी, वो थे फ्लावियन वाद्स मडगांव में। और उसके बाद अन्य घटनाओं में और 6 लोग कोंकणी समर्थक उस संघर्ष में अपनी जान गंवा बैठे। और ये जो संघर्ष बढ़ता रहा, उसको भाषा या संस्कृति का संघर्ष न मानते हुए वो रिलीजियस स्तर पर चला जाता दिख रहा था। पूरे नेशनल पत्रिकाओं में इसका विषय आता रहा, छपता रहा, और केंद्र सरकार को दखल देनी पड़ी। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेंट 2 of their renowned and very matured leaders like RL भाटिया और चिंतामणि पाणिग्राही। एक उनके प्रवक्ता थे, सरचिटनीस थे, और दूसरे थे घर राज्य मंत्री थे। तो वो यहाँ आकर कई सारे संगठनों को, जैसे कि KPA थी और मराठी राज्य भाषा प्रस्थापन समिति, MLAs थे, अपोजिशन पार्टी थी, साहित्यकार थे, उनको मिले। और उस वक्त भी
रविंद्र केरेकर हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अभी जब केंद्रीय जो प्रतिनिधि आए हैं केंद्र सरकार के, ये विषय यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि whenever there is a language problem in the society or in any state, it has to be planned. उसके लिए हम कहते हैं कि लैंग्वेज प्लानिंग। हुआ ये था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम would have been planned in 1961 itself, लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि वो जो विषय है ना, वो अपने पॉलिटिकल इंटेंशन के लिए बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है और यूज किया। अब जो बात छेड़ी गई वो थी लैंग्वेज प्लानिंग की। उस वक्त ये चर्चा हुई कि वो मराठी सपोर्टर को भी मिले, कोंकणी सपोर्टर को मिले, नेताओं को भी मिले, आमदार या मंत्री उनको भी मिले और पत्रकारों को मिले, और उसके बाद में उनका एक नियोजन हुआ जिसमें रविंद्र केरेकर ने यह बात रखी थी कोंकणी प्रजा के आवाज के लिए कि 3 उसमें डिमांड थे। एक, कोंकणी शुड बी द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। सेकंड, on the basis of that official language, Goa should get a status of statehood. And third, Konkani should be included in the 8th schedule of Indian Constitution. जो भी ये निर्णय हुआ था, कोंकणी प्रजेचो आवाज जो केपीए की संगठन थी जो स्थापन होते हुए, उसको आगे बढ़ाया गया उस प्लानिंग में। और जब बात आई कि बाबा मराठी की जो परंपरा यहाँ पर चली आ रही है उसके बारे में क्या किया जा सकता है, उस नियोजन में जैसे कि चिंतामणि पाणिग्राही और आर.एल. भाटिया जो कांग्रेस के सेंटर सरकार ने जो प्रतिनिधि नियुक्त किए हुए थे, उन्होंने इन सारे प्रतिनिधियों को इकट्ठा बिठाकर, अलग अलग बिठाकर चर्चा की, वहां भी हमारा विषय किस तरह से जाना चाहिए, इसका प्लानिंग रविंद्र केरेकर द्वारा हुआ था। और उसी के कारण ये जो 3 डिमांड थे कोंकणी प्रदेश आवाज संगठन थी कोंकणी के लिए बनी हुई थी। और एक बात ये भी थी कि किस तरह से मराठी जो परंपरा चली आती रही है गोवा में, हिंदू समाज में खास करके, उसको संरक्षण दिया जाए। और मुझे लगता है कि उसी दौरान ये प्लानिंग हुई होगी कि कोंकणी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा एंड मराठी विल बी द सहभाषा। जैसे कि अगर डिफाइन किया हुआ है उसमें ऑफिशियल एक्ट 1987 का, जो कि 87 में फ्लोर पर आया हुआ था, तो उसमें डिफाइन हुआ है कि सहभाषा यानी कोंकणी को जो भी दिया हुआ है वो सब मराठी को मिलेगा, सिर्फ नाम नहीं मिलेगा एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा। सो उस नियोजन में भी किस तरह से हमारे नेताओं को तैयार करना है, वो भी रविंद्र केरेकर का एक दूरदृष्टि रखने वाला विचार था। और उसके बाद एक बात आती है 1992 की। उस वक्त राजीव गांधी की हत्या हुई थी और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे। जो पहली मुलाकात उनसे हुई थी, विषय उनको पता था, उसको पकड़कर जब चर्चा हुई, and during that time even Purushottam Kakodkar, a leader from Congress from Goa, he also helped, played very vital role, so that the प्रतिनिधि मंडल हमारा जो है ना, तो प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से उस वक्त मिल सके। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं आपका विषय, आप ऐसा कीजिए, जो घर राज्य मंत्री हैं और जो संसदीय मंत्री हैं, कामकाज मंत्री एस.बी. चौहान जी, उनको जाकर मिले और अन्य बहुत सारे 8 भाषाओं का, यानी पहले 7 और ये 8 भाषाओं का एक शेड्यूल में आने का जो निवेदन है वहां सरकार के पास पहुंचा है। सो ही विल डू द नीडफुल। एस.बी. चौहान के पास जाने के बाद एस.बी. चौहान जो कोंकणी कांग्रेस के नेता थे, मंत्रीगण थे, संसदीय कामकाज मंत्री थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक डिसीजन दिया। बिफोर टेकिंग द टॉपिक और द इश्यू टू द लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर द अप्रूवल, he invited सर्वपक्षीय लीडर्स बैठक जिसे बोलते हैं ना, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें से बहुत सारे लीडर्स उस मीटिंग में बैठे और 8 भाषाओं का विचार वहां पर हुए। और वहां पर कोंकणी, नेपाली और मुझे लगता है कि मणिपुरी, इन भाषाओं का विचार हुआ। और क्योंकि कोंकणी राज्य भाषा थी, क्योंकि कोंकणी साहित्य अकादमी की रिकॉग्निशन में थी, सो उसको पकड़कर कोंकणी को
ओपोज करने का विषय वहां पर उपस्थित नहीं हुआ। और सर्वपक्षीय जो मीटिंग थी, ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग थी, वहां पर डिसीजन हुआ कि कोकणी को हम लोकसभा में या राज्यसभा में सपोर्ट करेंगे, ओपोज नहीं करेंगे। आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम एडवर्ड फलेरो, द साउथ गोवा MP of Congress party was in the ministry। वो भी, और शांताराम नाइक, वो भी राज्यसभा के MP थे गोवा के, उनका भी सपोर्ट मिला हुआ था। पुरुषोत्तम काकोटे, ऑफ कोर्स द लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी, सीनियर लीडर वाज देयर विद देम। एंड इस तरह से ऑन 20th अगस्त 1992, 20 अगस्त को 1992 में लोकसभा का जो अधिवेशन चल रहा था उसका अंतिम दिन था। और अंतिम दिन में अगर, क्योंकि बहुत सारे विषय रहते हैं और थोड़ा सा समय बचा हुआ था, और चर्चा करने के बजाय अगर पास होता है तो वो बन जाता था, नहीं तो आगे बढ़ता। इसीलिए SB चौहान, जिन्होंने पहले जो बैठक ली थी, उसका फायदा हुआ और वहां पर एक विचार आया कि भैया हम रिजोल्यूशन है, अपना जो बिल है रखेंगे फ्लोर पर, और चर्चा अगर कोई नहीं मांगता तो हम आवाज से उसका जो उसकी मान्यता है वो पास कर सकते हैं। उसमें और एक बात हुई कि अगर पहले मीटिंग तो की हुई थी लेकिन कोई विचार बदल भी सकता है, इसलिए भाषा मंडल के प्रतिनिधि वहां पर थे, जैसे कि रविंद्र केयकर, खास करके उदय डेमरे हर एक कैबिन में ऑपोजिशन लीडर के जाकर, जब भी गैप था उस वक्त कह के हम बिल लाएंगे, हम बिल आने वाला है, जैसे कि हमने पहले डिसीजन लिया है सर्वपक्षीय मीटिंग में, उसी तरह से प्लीज डोंट आस्क फॉर अ क्वेश्चन और डिस्कशन। इवन अडवाणी जी से मिले, ओपोजिशन के लीडर थे, वो बहुत बड़ा पक्ष था, और बहुत सारे अन्य पक्ष के लीडर को मिले और उन्होंने प्रॉमिस किया कि वी हैव ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन इन द ऑल पार्टी मीटिंग एंड नाउ देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अप्रूव्ड दिस 2-3 लैंग्वेजेस एंड नाउ वी आर नॉट गोइंग फॉर डिस्कशन। एंड अकॉर्डिंगली ऑन 20th अगस्त 1992 वो फ्लोर पर आया। लोकसभा में पारित होने के बाद 1-2 घंटे के अंदर ही वो राज्यसभा में पारित हुआ और उसके बाद में वो राष्ट्रपति के लिए सिग्नेचर के लिए गया। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ इंक्लूजन ऑफ कोकणी इन द 8th शेड्यूल, वेयर रविंद्र केयकर जैसे मेरे धुरंधर ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, जिसका जिक्र मुझे लगता है कि जन्म शताब्दी उनके हम मना रहे हैं, उस वक्त उनका जो काम था उसके काम के प्रति हम आदर रखना चाहिए। और उन्होंने जो भी एक विजन हमारे सामने रखा है उसको लेकर हमें लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए कोकणी समाज, कोकणी राज्य के विकास के लिए। वो मानते थे राइट फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अखिल भारतीय कोकणी परिषद विच वाज स्टार्टेड इन 1939 एज आई टोल्ड यू, कि कोकणी जो मूवमेंट या आंदोलन जो था ना, वो सिर्फ साहित्यिक आंदोलन या भाषिक आंदोलन न था। उनका विचार था, और वो कहीं परसेंटेज में सही भी है, कि कोकणी ये राजकीय आंदोलन था। इसलिए कोकणी द्वारा कोकणी प्रांत की स्थापना करना, कोकणी राज्य की स्थापना करना ये था। और उन्होंने कोकणी का जो कदर है वो पकड़ा, कोकणी की बाजू जो वो लेकर वो आगे बढ़े। इसका मतलब उनका एक और भी विचार था कि कोकणी इज द मोस्ट सेक्युलर मूवमेंट ऑफ दिस सॉइल। उनका मानना था कि अगर हम मराठी कहते तो 30% ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी विल साइड असाइड, वो बाजू में पड़ सकती। और अब जब हम कोकणी विचार लेकर वो आगे जाते हैं, तब कोकणी या अपने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सभी लोगों को लेकर हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि गोवन या कोकणी लोगों का जो विकास करना था कोकणी द्वारा, तो उस तरह से वो सेक्युलर मूवमेंट, उनका मानना था कि कोकणी मूवमेंट इज द मोस्ट सेक्युलर मूवमेंट ऑफ दिस सॉइल एज वेल एज ऑफ दिस कंट्री। रविंद्र केयकर जो भी उन्होंने गोवा के बारे में किया, कोकणी के बारे में किया, कोकणी कम्युनिटी को राष्ट्र मान्यता देने के बारे में किया, मुझे लगता है कि वो हर एक कोकणी मनुष्य ने या कोकणी समाज के हर एक घटक ने उसकी याद रखनी चाहिए। मे बी योर आइडियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम कोकणी,
You may be settled in Goa for your livelihood, but I think now Goa is one of the state of Republic of India. ये जो बन पाया 30 मई 1987 को स्टेटहुड मिली हमारी, उसमें भी इन नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गोवा का क्षेत्रफल अगर देखा जाए 3710 स्क्वायर किलोमीटर, कई लोग 702 स्क्वायर किलोमीटर भी बोलते हैं। सो अगर इन नटशेल बोला जाए तो बहुत छोटी जगह, और उस वक्त स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का रिकमेंडेशन को पकड़ा तो बहुत सारे स्टेट भी बने हुए थे, और कोंकण प्रांत जो कोंकणी का प्रांत बोलते हैं वो भी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में बटा हुआ था, अभी भी है। तो 61 में गोवा जब स्वतंत्र हुआ या मुक्त हुआ, लिबरेट हुआ, उस वक्त गोवा का क्या करना चाहिए, इस तरह का जो मोटा प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ। उस वक्त जो मर्जर का विषय भी मराठी को लेकर पकड़ा हुआ, जिसके बारे में मैंने बताया, उसको लेकर साहित्य अकादमी की मान्यता लेकर कोंकणी के लिए, और 555 दिन का जो आंदोलन था एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और भाषा को लेकर जो राजकीय अस्मिता थी गोवा की वो दाव पर चढ़ी हुई थी। उस वक्त इस नेता ने, जिसे हम रविंद्र केकर नाम से जानते हैं, जिस तरह से दूरदृष्टि दिखाई, एक विजनरी आदमी थे वो, और काका साहेब कालेलकर जैसे जंगम विद्यापीठ से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। मुझे लगता है देशी और विदेशी विचारवंतों का साहित्य या विचार उन्होंने पढ़ा था, खुद की अस्मिता कैसी है, भाषा संस्कृति अस्मिता के लिए किस तरह से काम करते, इसके बारे में उनका अध्ययन था। इसीलिए उन्होंने हर एक बात कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे आर्टिकल या कलमों को पकड़ते हुए ही कोंकणी को एक दिशा देने की कोशिश की। सिर्फ भावना के तौर पर, भावना विवश होकर सेंटिमेंट को पकड़ते हुए वो कोंकणी मूवमेंट को आगे नहीं लेते गए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद में जब स्टेटहुड बना, राजभाषा तो बनी 4 फरवरी 1987 में, और 87 में ही 30 मई को स्टेटहुड मिला। तब भी और उसके संघर्ष में भी कई सारे कोंकणी प्रोजेक्ट तो आवाज जो संगठन थे केपी के प्रतिनिधि निवेदन लेकर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे राजीव गांधी को मिले हुए थे। महाराष्ट्र मराठी राज्य भाषा प्रस्तावन समिति के भी प्रतिनिधि और निवेदन लेकर जाते, उनका भी एक विचार था, उनकी भी एक विचारधारा थी, वो भी अपना प्रयत्न कर रहे थे। तो कोंकणी के लिए जो मार्गदर्शक थे, तो इस तरह का मार्गदर्शन था कि उन्होंने सोचा कि राजीव गांधी को मिलेंगे ही। उस वक्त जो मानव संसाधन मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी के मिनिस्टर में, उनको भी मिले, क्योंकि उनको बहुत सारे भारतीय भाषाओं का ज्ञान था। उनको कोंकणी का विषय उनको समझ जाने की कोशिश रविंद्र केकर और अन्य लीडर्स ने की। केपी के अध्यक्ष भी पुंडलिक निमंत्रक थे। तो उस वक्त जो उनकी मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि निश्चित इस विषय पर हम आगे जाकर कुछ काम करेंगे। मुझे लगता है कि जो 2 प्रतिनिधि गोवा में आए थे केंद्र सरकार के टू प्लान टू रिजॉल्व द इश्यूज, उसमें भी पीवी नरसिम्हा राव का भी योगदान रहा होगा। और जब स्टेटहुड मिली तो उससे पहले भी राजीव गांधी को जब मिले थे हमारे प्रतिनिधि, तब उन्होंने कहा था कि आप अपनी भाषा का विषय पहले सॉल्व कीजिए। जो 555 का जो आंदोलन था, उस दौरान जो निवेदन लेकर जो हमारे प्रतिनिधि गए थे, तो भाषा का विषय अब आप सॉल्व करेंगे तो एज पर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आपका स्टेटहुड या यूनियन टेरिटरी का विषय जो है वो सॉल्व होता जाएगा। और जब वो स्टेटहुड भी बनी उसको लेकर राजभाषा को, और उसके बाद में जो केपीए का और एक जो डिमांड था, और एक जो उनकी मांग थी कि कोंकणी शुड बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 87 में स्टेटहुड बना, बहुत सारे और संस्थाएं बनी, बहुत सारे हमारे लीडर को अन्य जवाबदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, लेकिन रविंद्र केकर चुप नहीं रहे। उनको पता था
और एक डिमांड और एक महत्वपूर्ण मांग जब तक पूरी नहीं की जा सकती तब तक कोंकणी का ये जो संघर्षमय जो आंदोलन था वो पूरा नहीं हो सकता। सो लगे रहे। कोंकणी भाषा मंडल यहाँ पर था, उनके द्वारा प्रतिनिधि जाते रहे और उसके बाद में जब वो विषय केंद्र सरकार के पास गया तो वहां पर गोवा को लेकर के रविंद्र केरकर ने बहुत सारी बातें अपने साहित्य में दर्ज की हैं और एक समय ऐसा भी आता है कि जब गोवा में कोंकणी भाषा में अखबारों की संख्या लगातार कम होने लगती है और आज की डेट में देखें तो एकमात्र ही अखबार है। तो ऐसे में उनकी क्या पीड़ा रही होगी, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आपकी मुलाकातें उनसे हैं, तो कभी इस बारे में बात की उन्होंने? जब उनका बचपन गुजरात में गया, जिसका प्राइमरी एजुकेशन उसकी गुजराती में हुई थी, उसकी शिक्षा, और उसके बाद में 14 साल की उम्र में, यानी कि 2.5 साल के जब थे ना, गुजरात में गए पिताजी और माताजी के साथ। 14 साल में के बाद भी गोवा में आए। अल्मेदा कॉलेज बोलते थे वहां उस वक्त, अभी भी इंस्टीट्यूट हुआ है, गोवा विद्या प्रसारक मंडल। वो जो पुर्तगीज में प्रीमियर ग्राउंड, सेवंडर ग्राउंड और लिसेव, 3 स्तर का एक एजुकेशन रहता था। तो वहां पर लिसेव तक उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद में जब वो आगे का शिक्षण लेने के लिए पंजिम में आते हैं, वहां पर उनके एक फ्रेंड शांताराम आमोनकर, जिसे वो दीक्षा गुरु बोलते थे, वो जब भी एक साथ मिलते थे वो कोंकणी के बारे में बोलते थे। कोंकणी में वर्तमान पत्र नहीं है, कोंकणी में उस तरह का जर्नल नहीं है, कोंकणी में साहित्य निर्मित नहीं हो रही है। अन्य भाषा जैसे कि मराठी या हिंदी या बंगाली या तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम, इस तरह की भाषा जिस तरह से विकास कर रही है, कोंकणी नहीं हो रही है। शिक्षण क्षेत्र में भी कोंकणी उस तरह से नहीं आ रही है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी नहीं बन रही है। इस तरह से बहुत सारी चर्चाएं उन लोगों के द्वारा होती थी। तब शांताराम आमोनकर उनसे बातें करते थे और रविंद्र केरकर एक दिन उनसे पूछते हैं कि कब कोंकणी भाषा अन्य भाषाओं के सामने उसी तरह से डेवलप होती होगी। तब शांताराम आमोनकर उनसे कहते हैं कि लग सकते 100-200 वर्ष, आज से शुरू करेंगे, एक दिन कम हो जाएगा। We will start from today, at least one day will be deducted out of that 200 years। ये जो सकारात्मक विचार है ना, इसीलिए शांताराम आमोनकर को वो दीक्षा गुरु बोलते थे। ठीक है, तो उस वक्त भी उनको जो वर्तमान पत्र नहीं है, किताबें नहीं है, ज्ञान भाषा नहीं हो रही है कोंकणी, इसका जो चिंता है ना, वो उस वक्त भी उनको थी। और जब वो वर्धा में ग्रंथपाल का काम कर रहे थे, गांधीयन विचार को आगे बढ़ा रहे थे, उस वक्त उन्होंने मिर्ग नामक, जो कि 1953 से मिर्ग नामक उन्होंने एक कोंकणी जर्नल पत्रिका शुरू की। और क्यों शुरू की, उसने लिखा भी है कि कोंकणी का जो विषय है जनसामान्य में के पास लेने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, जो गांधी का विचार है, क्योंकि गांधी के विचार को आगे लेने के लिए वो संस्था बनी थी, तो गांधी का विचार था, वो भी उस पत्रिका द्वारा कोंकणी लोगों का लेने का विचार था। उसके बाद में उन्हें जो आज भी आता है जाग इज अ पत्रिका ही हैज स्टार्टेड। उसके बाद में डॉक्टर माधवी सरदेसाई उसकी संपादक रही। अब भी जाग उसी परंपरा को आगे लेकर जाता है। लेकिन ये जो विचार है ना, कोंकणी के पत्रिका नहीं आ रहे, लेकिन आज अगर देखा जाए, जो भी काम हुआ था, जो भी संघर्ष में आंदोलन उन्होंने छेड़ा और अपना योगदान दिया, उसी के द्वारा आज का जो जमाना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, अगर आप प्रिंट मीडिया में बांगरबुई एक ही कोंकणी आप पकड़ते हैं और मराठी के अंदर 10-12 वर्तमान आ रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट पिक्चर आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखेगा गोवा के, जिसमें से 1 या 2 मराठी में आएगा और 10 आपको कोंकणी में इलेक्ट्रॉनिक जो चैनल है, माध्यम है, वो आते हुए दिखाई देंगे। हम लोग सर अपनी बातचीत यहीं पर विराम देते हैं
आपने उनसे बात की और एक गोवा की इमेज रविंद्र केरकर के माध्यम से जो प्रस्तुत की है बेहद शानदार है। और गोवा के बारे में जब गोवा से बाहर के लोग देखें तो कम से कम उन्हें जरूर समझना चाहिए कि गोवा कुछ और भी है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह भाषा को लेकर के कोई दूसरा राज्य इस तरह से संघर्ष कर उसने इतिहास में किया हो या अभी भी कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि भाषा का संघर्ष किसी के विरोध में होता है, लेकिन गोवा में जो कोंकणी का संघर्ष है वो अपनी भाषा हासिल करने। शुक्रिया।